कल अमरीकी सदर ने जर्मनी से 5,000 अमरीकी फौजी वापस बुलाने का फैसला किया, तो फिर आज नेटो ने जर्मनी से फौज के इनखला पर अमरीका से वजाहत तलब कर ली है। नेटो हुकाम कह रहे हैं कि अमरीकी इक़दाम से यूरोप की सलामती खतरे में पड़ सकती है। अमरीका जर्मनी से मुतालिक जो प्लान है वो वाजे करे। फौजियों की तैनाती से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत जरूरी है। इसी तनाजुर में एक और भी अहम मामला चल रहा है, उसका भी तस्करा कर लेते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के ओपेक से निकल जाने के बाद ओपेक प्लस के 7 रुकन ममालिक ने आज पहला बड़ा अहम इजलास किया है, जिसपे तेल की पैदावार में जून से यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का ऐलान किया गया है, जिसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि अगले महीने से तेल की कीमतों में कुछ कमी आ सकती है। और दुआ करते हैं अल्लाह करे ऐसे ही हो। इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में एयर कमोडोर अटासी साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। उनके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं, अमरीका से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, आयज़ा इरफान साहिबा, आप भी मेरी मौजूद मेहमान हैं। आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। खालिद साहब, ज़रा आपसे बात कर आगाज़ करते हैं। सर, एक वो तजावीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार भेजी गई और एक बार तो उन्होंने बगैर देखे ही कह दिया उसको कि ये तजावीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, और फिर उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पे जो बंदिश है जिससे करोड़ों लोग इस वक्त मुतासर हो रहे हैं, मुल्कों में महंगाई हुई भी है, बदतरीन लोग मुतासर हो रहे हैं, उसको वो बड़ा हंसते हुए कह रहे हैं कि ये दोस्ताना किस्म का ब्लॉकेड है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बंद करते हैं, कभी विंडो क्लोज करते हैं, फिर विंडो देते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर बंद करते हैं, तो क्या वो जो ऑफर चाह रहे हैं वो उनको अभी तक नहीं मिल पा रही है, या वो खुद से क्या रास्ता निकालना चाह रहे हैं? आपको लग क्या रहा है? जी, बहुत शुक्रिया किरण साहब, आपने इनवाइट किया। एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इतना वेरिएबल कह लें, एराटिक अगर नहीं भी कहना चाहती आप, जो बिहेवियर कर रहे हैं वो किसी स्टेज पर बहुत कूल नजर आते हैं, पॉजिटिव नजर आते हैं, फिर अचानक उनको लगता है कि नहीं, अपोजिट बयान देने शुरू कर देते हैं। कल परसों कह रहे थे कि हम तो ब्लॉकेड लगा के वी आर लुकिंग लाइक पायरेट्स, इजंट इट। तो वो आई थिंक फन टाइम एक करना चाहते हैं एट द वेरी वेरी सीरियस जंक्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। कभी जंगें वर्ल्ड वॉर के बाद मेरा नहीं ख्याल को जंग मैं कोई रिकॉल कर पाया हूँ, जितनी मैंने पढ़ी या पढ़ाई हैं, जो इतने कॉन्सिक्वेंशियल हों, यदि जिसके ग्लोबल हों। जो वर्ल्ड वॉर हुई थी तो वो तो जाहिर है वहां पूरी दुनिया में फैल गई और उसके कॉन्सिक्वेंस थे, लेकिन उस जमाने में क्योंकि मीडिया नहीं था, इस तरह एक्टिव नहीं था, और अमेरिका ने अपनी बहुत सारी कैजुअलिटीज छुपाई थी जो जंग के बाद आई थी। अब ना कैजुअलिटीज छुप पा रही हैं, ना ग्लोबली अब आप ब्लॉकेट लगा सकते हैं खबरों को, न्यूज को, बहुत ज्यादा डिजिटल। तो लोगों में अवेयरनेस बहुत है, बैक होम बहुत ज्यादा है। पहले अमेरिका के लोग क्योंकि फिजिकली भी इतने दूर थे, टेलीविजन इस तरह की चीजें नहीं थी वर्ल्ड वॉर में, तो जो उनको बताया जाता था वही वो बिलीव करना चाहते थे। अब इतनी ज्यादा फ्लडेड है इंफॉर्मेशन कि उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जी इसलिए प्रेसिडेंट जी। ट्रंप आपने देखा कि वेरिएबल करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, ऑयल प्राइस जब चढ़ती हैं, वीकेंड पे कोई इजी बयान दे देते हैं, फिर मंडे को दूसरा दे देते हैं, स्टॉक मार्केट गिरा देते हैं। तो ये सिर्फ एक डिलेमा है, रिएक्शन डिलेमा ये है कि देखिए काउंटर ब्लॉकेड, मैं तो शुरू देर से कह रहा था कि ये ब्लॉकेड जिसका आप जिक्र कर रही थी इस तरह इफेक्टिव नहीं होगा जिस तरह वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का है। इस तरह की ब्लॉकेड होगी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, 12 नॉटिकल माइल्स का एक कोस्टल इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वहां पे अलोंग मेरा ख्याल है हगिंग करता हुआ उनके शिप्स निकल रहे हैं, स्नीक इन कर जाते हैं आउटसाइड, तो जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल है। अब करना क्या चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? वो जाहिर है एक तरफ नहीं चाहते कि सारा ब्लेम मुझ पर आए, वो जाहिर है खुद पसंद शख्सियत है, उनको लगता है कि उनकी तारीफ भी की जाए, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट हो ये रहा है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो उन्हीं के हाथ में सारी की सारी, तो इसलिए ब्लेम भी उसी तरफ फोकस होता है। तो आई थिंक एक तरफ वो बिल्कुल बेबसी ठीक। है। कल भी जब प्रोग्राम में बात हो रही थी तो कह रहे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनका मिजाज, वो उसी को ही अपना हथियार भी समझते हैं। मेरे साथ आयजा साहिबा भी मौजूद हैं। आयजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अभी जो तजावीज़ हम देख रहे हैं, नई तजावीज़ जो आई हैं ईरान की तरफ से, अमरीकी नशरियाती इदारा भी अब एक्सियोस भी इस बात को कंफर्म कर रहा है, हमारे पास भी ये पहले से इत्तलात मौजूद थी, आ रही थी, कि ईरान चाहता है कि 2 मराहिल में मामलात हों। पहला मरहला जिसमें ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है इसे लिफ्ट किया जाए, और फिर दूसरे मरहले में जो न्यूक्लियर है या जो दीगर मुतालबात हैं अमरीका की तरफ से, उनके ऊपर बातचीत की जाए। तो आपको लगता है कि अभी भी तजावीज़ में यही मामलात हैं, तो ये काबिल कबूल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपके दूसरे गेस्ट ने कहा कि सदर ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे के इसमें से कुछ
जो है अपने लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है। देखिए, सदर ट्रंप के ऊपर इस वक्त जो मामला है, ये ईरान की तरफ से क्या तजावीज़ आई उनको मानने से लेके उससे बहुत ज़्यादा उन डिफरेंट प्रेशर्स का है जो इस वक्त अमेरिका को या सदर ट्रंप को ख़ास तौर पे दरपेश है, जिसमें एक इंटरनल प्रेशर बहुत बड़ा है। अब बात यह है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी और जो उनकी निगोशिएशन टीम है उसकी अगर देखें तो उसमें हाल ही में इन्होंने एक और मेंबर का इजाफा किया है, निक स्टीवर्ट का, जिनको ईरान हॉक भी कहा जाता है, जो ईरान के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉस्चरिंग रखते हैं और प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं। बट एट द सेम टाइम कांग्रेस की तरफ से जो एक 7 दिन की मुद्दत होती है सदूर के पास कि वो कोई भी जंग शुरू कर सकते हैं, वो ख़त्म हो गई है। और अगर देखा जाए तो अमेरिकी हुकूमत ने, व्हाइट हाउस ने जो कांग्रेस को अपनी तरफ से बयान दिया है, उसमें ऑन पेपर उन्होंने कह दिया जी जंग ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा देयर इज़ नो वॉर। तो कागजों में अमेरिका में तो ये जंग ख़त्म हो गई जो कांग्रेस को बयान दिया लेकिन गया। उसके बाद फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना कि उनकी जो मुखालिफ पार्टी है वो उनको प्रेशराइज करके ये कोशिश कर रही है, मामले को इस तरफ लेके जा रही है कि 60 दिन हो गए, अब जंग के लिए इजाजत लें वरना फिर जंग को खत्म समझे, हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ना प्रेशर में आएंगे और हमारे पास हमले का ऑप्शन भी मौजूद है, वो ये कह चुके हैं। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात का हवाला दिया, ये जो आपने निक स्टीवर्ट की बात की है, तो मैं ऐसी बात को जरा आगे बढ़ाना चाहूंगी, आपके पास भी लेकर आऊंगी सवाल। खालिद साहब, वैसे आपको क्या लगता है ये क्यों इन्होंने अपनी टीम में ये शामिल किया है? क्योंकि इत्तलात तो ये आ रही हैं कि जैरेड कुश्नर के कहने पर इनको शामिल किया गया है, ये पहले महकमा खारजा में, पहले टेन्योर में डोनाल्ड ट्रंप के, अब ये काम भी कर चुके हैं। तो क्या लगता है वो ऐसा आके क्या करेंगे जो अभी तक जो बाकी ट्रंप साहब की टीम है वो नहीं कर पा रही है? देखिए, जो दोनों टीमों में फर्क है वो एक बहुत जाहिर और बड़ा ऑब्वियस फर्क है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो स्पीकर हैं, दोनों पीएचडी हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के हैं, मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, और ईरान के वो 20 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट और बाकी पर नेगोशिएशन का सबसे ज्यादा शायद एक्सपीरियंस है तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं। नंबर 1, जो सीजन इस तरह के होते हैं, एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बाज दफा नेगोशिएशन ऐसी जगह जाके स्टक हो जाती है कि अगर आपका नॉलेज ना हो उस सब्जेक्ट का तो ऑब्वियसली ना सिर्फ एक वाकई अनईजी सिचुएशन हो जाती है, डिसीजन मेकिंग भी लेट हो जाती है। तो आई थिंक उन्होंने एक टेक्नोक्रेट को डाला है, और हार्डलाइनर भी इसीलिए कहा जाता है उनको कि उनको जाहिर है नॉलेज या इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो नेगोशिएशन के लिए, थ्रेशोल्ड के लिए ये भी एक पोस्चरिंग होती है बुनियादी तौर पर कि ये मशहूर कर दिया जाए। खालिद साहब, ये जो आपने वजीर खारजा की बात की, एग्जैक्टली अब्बास अराक्ची साहब तो हमें हर वक्त नजर आते हैं, वही तमाम बायलैटरल मुज़ाकरात भी वही कर रहे हैं, वो मीटिंग्स भी वही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ है, जैरेड कुश्नर है, लेकिन जो मार्को रूबियो है, अमरीकी वजीर खारजा है, वो कहीं नहीं है। वो क्यों नहीं है कहीं पर? जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये सिलेक्शन होती ही इसीलिए है कि कुछ तो आपने फेस करना होता है। ऑब्वियसली हार्डलाइनर्स हैं, पीछे एक और एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए, वो इजराइल फैक्टर है। यहाँ पे भी जब इस्लामाबाद में भी आए हुए थे तो मैं अब कंफर्म कर सकता हूँ मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज से भी कि वो इन टच थे नेतन्याहू के साथ। तो ये स्टेक देखा जाता है। आपने देखा इजराइल तो यहाँ डायरेक्ट मुज़ाकरात में आ नहीं सकता था, तो उन्होंने ऐसे लोग डलवाए उस वक्त भी जो उनकी तरफ सिंपथाइज ना सिर्फ करते हों बल्कि उनकी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करें। नंबर 1। दूसरा, इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अब हार्डलाइनर एक मीडिया के थ्रू भी कहलवाया जाता है ताकि नेगोशिएशन के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेंटली तैयार किया जाए ओपोनेंट को। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये देखना ये है कि हमें टेक होम क्या है। ईरान देखिए, उसने एक न्यू फाउंड लीवरेज ले ली है 3 जगहों पर। नंबर 1, उसने इजराइल को डिस्ट्रैक्ट किया है जो जून से कहीं ज्यादा किया है पिछले साल की निस्बत। नंबर 2, रीजनलाइज किया है जो कोई नहीं मान रहा। फिर ये भी हुआ ना, वो जेडी वैंस जब वो जहाज में बैठे तो उन्होंने तो खुद ये बताया कि वो नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे 1 घंटे की कॉल आई और सारा का सारा मुझे बताया गया, डिटेल दी गई कि क्या क्या हुआ है वहां पर। लेकिन ये जो मैं मार्को रूबियो के हवाले से पूछ रही हूँ, आयजा साहिबा मुझे ये फरमाइएगा, स्टीव विटकॉफ को देखा हमने, जैरेड कुश्नर को देखा, इनके लिए कहा जाता है कि ये बड़े प्रो इजराइल हैं। अब क्या मार्को रूबियो का भी यही इशू है या उनका कोई और इशू है जो वो इस सारे मामले से दूर है? ऐसा क्यों है? देखिए, बात सुने, जो स्टीव विटकॉफ है और जैरेड कुश्नर वो सियासतदान नहीं है। मार्को रूबियो ने वोट लेके आना है यहाँ पे, और उनके इस तरह आप जेडी वैंस को देख ले, इनसाइड द रिपब्लिकन पार्टी बहुत डिवाइड है इस इशू के ऊपर। आप देखिए जो बड़े बड़े स्पोक्स
पर्सन्स रहे हैं ऑन मीडिया भी सदर ट्रम्प के, वो इस जंग के हवाले से खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जैसे टकर कॉल्सन को ले लें, मार्जी टेलर ग्रीन को ले लें, तो इनसाइड जो रिपब्लिकन पार्टी एक डिवाइड है कि इजराइल के साथ चलना है या नहीं चलना, और ये डिवाइड जो है सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी तक महदूद नहीं रही। इस वक्त अमेरिका में जो कहा जाता है, जो पोल्स बताते हैं कि जो यंग जूइश पॉपुलेशन है वो भी इस वॉर के खिलाफ है। यानी जितने आप 30 इयर्स ओल्ड से कम जूइश पॉपुलेशन को ले लें तो वो भी नहीं चाहती कि इजराइल का साथ देते हुए पॉपुलैरिटी ट्रम्प साहब की। जी, और वो भी अब शायद वही लोग वापस रह गए, बाकी रह गए हैं जो हार्डकोर ट्रम्प फॉलोअर्स है। मेगा में एक बहुत बड़ी डिवाइड नजर आती है, लेकिन जो एक कल्ट फॉलोइंग सदर ट्रम्प की है, उनको अभी भी ये लगता है कि वो उनको कुछ भी सुना के, कुछ भी बता के। इसीलिए जब आप उनके लोकल कई ऐसे बयानात सुने तो जिसमें वो कहते हैं जी ईरान की तो अपनी क़यादत में डिवाइड है, उनको पता नहीं कि वो क्या। अभी कल जो सैटरडे को उन्होंने बयानात दिए, उसमें भी उन्होंने कहा उन्हें पता नहीं वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, हो सकता है हम उन पर फिर हमला कर दें, लेकिन हम तो इंसानियत की खातिर हमला नहीं कर रहे। और इन्होंने फॉक्स न्यूज़ को ये बयान देते हुए कहा। तो जो अपने ऑडियंस है उनकी कंजम्पशन के लिए वो एक टफ स्टैंड रखते हैं, लेकिन इन रियलिटी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अमेरिका, फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प हिमसेल्फ। तो उनको इस जंग से निकलने के लिए बहुत तेजी से निकलना होगा। जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि यूरोप के साथ जो इस वक्त उन्होंने मामला शुरू कर दिए हैं। पिछले हफ्ते कहा गया था कि अमेरिका जो है वो अपने एलाइंस से बात कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में उसकी मदद करें। हालांकि ममालिक के नाम उन्होंने नहीं बताए थे, लेकिन मुझे ये भी लगता है किसी हद तक ये यूरोप, जर्मनी के साथ कह रही है कि परसेप्शन इतना तेजी से बढ़ रहा था कि फिर अब ट्रम्प साहब खुद ये कहने पर मजबूर हो गए कि उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको लगता है कि शायद डील में अभी काफी टाइम लगेगा। अब खालिद साहब मुझे ये फरमाइएगा सर, ये जो सारा हमने प्रोसेस देखा, इस प्रोसेस में सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद फिर इस्लामाबाद में एक बैठक लग गई, बैठक के बाद फिर ये उम्मीदें बढ़ी कि ये दूसरा दौर भी होगा। उसके लिए पाकिस्तान में तो इनफैक्ट सारी तैयारियां हो गई, लेकिन फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए दोनों तरफ से, फिर एक स्टेलमेट वाला मंजर हमने देखा। फिर उसके बाद हमें पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि अब जो बात होगी वो 16 घंटे हम उड़कर क्यों जाएं, फोन पर बात हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह का अभी पिछले 1-2 दिन में सिनेरियो बना है, उसे देखते हुए आपको लगता है कि एक बार फिर कोई मुज़ाकरात वाला सिलसिला हो सकता है, फेस टू फेस टेबल पर आकर बातचीत हो सकती है इस सारे मामले पर? देखिए बस किरण, एक्चुअल तो देखना ये है कि 40 दिन के जंग के बाद इनकी अमेरिका की और ईरान की कैपेसिटी कितनी रह गई है। उस पर डिपेंडेंट होगा कि नेगोशिएशन की तरफ ज्यादा जाने की तरफ रुझान है या जंग की तरफ जाने का रुझान है। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ईरान की भी हुई है और मिलिट्री माइट अमेरिका का भी बहुत इफेक्ट हुआ है। देखिए 45% के करीब उनके जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन है, जिससे उन्होंने टारगेट करना होता है हमला, वो माइनस हो गया है। जिससे इंटरसेप्ट करना होता है वो तकरीबन 50% पैट्रियट माइनस हो गए हैं। जिससे प्रिसीजन लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक करनी होती है टोमाहॉक से, वो 35% डिप्लीट हो गए हैं। जो इन्होंने 2000 पैट्रियट फायर किए पहले 8 दिन के अंदर, जिसको ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं 200 मांग रहा हूं, मुझे नहीं दिए गए 2 साल से, और इन्होंने 8 दिनों में 2000 चला दिए पैट्रियट। तो वो 2000 बनाने में कितना टाइम लगता होगा जब अमेरिका की फैक्ट्रियां सिर्फ 90 बनाती हो 1 साल के अंदर। तो इमेजिन करें, ये कैलकुलेटर कहता है कि 20 साल का काम है, चले डबल कर लेते हैं, ट्रिपल कर लेते हैं, फिर भी ईयर्स पीछे चले। अमेरिका को जो प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, एक और है जिसकी कम बात की जाती है, वो ये है कि देखिए अमेरिका ने खुद अटैक करके वॉर ऑफ चॉइस ओपन करके, जबकि इस पर कोई हमला नहीं किसी ने किया, उसके ऊपर अपनी इतनी डिप्लीशन की है कि अपने लिए एक नई विंडो वनरेबिलिटी खोल ली है। विंडो वनरेबिलिटी मैं क्यों कह रहा हूं कि जब 50% पे आपका एवरेज वेपन आ जाए और ईरान का भी 50% या 55% आ जाए, तो ये कौन सी हैप्पी बार्गेन है अमेरिका के लिए? अमेरिका के लिए तो बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल की हर शरारत को, हर मिस एडवेंचर को सपोर्ट करना है, यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करना है, ताइवान को देखना है, उसने सपोर्ट करना है, डायरेक्ट भी करना है, और चाइना को डिटर भी करना है। किससे करना है? अगर आपके पास वेपन नहीं होंगे तो वेपन तो आपको डिटरेंस देते हैं, तो लीवरेज देते हैं मैनिपुलेशन का। तो वो जो अगर आपने 50% पे आ गए तो ये बहुत अलार्मिंग है। मिलिट्री लीडरशिप की जो आप छोड़ के जा रही है या उनको भेजा जा रहा है घरों को रिटायर करके, जल्दी जन जॉर्ज को भी और सेक्रेटरी को भी भेज दिया गया नेवी के, वो क्यों था? मेरा ख्याल ये है कि वो इनको बताते होंगे कि आप जिस ऑफेंस से लड़ रहे हैं और अगर पार्ट 2 आपने किया तो ये वायबल ऑप्शन नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि यही कंक्लूजन है कि लड़ें या ना लड़ें। मेरा ख्याल है सिर्फ फेस सेविंग चाह रहे हैं, लड़ने की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ देखिए वेपन्स बर्न आउट नहीं होते। ये फेस सेविंग अब हालात वहां पर आ गए हैं खालिद साहब कि ये फेस सेविंग अब दोनों के लिए है,
क्योंकि जब मुज़ाकरात हुए, पहला दौर नाकाम हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ईरान की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया गया। अब समहाउ हम कह सकते हैं कि वो उसूली मौक़िफ़ अपना ले रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर प्लेसमेंट भी चेंज हुई। अब्बास इराक़ची साहब आ गए, बाकर कालीबाफ जो लीड कर रहे थे, फिर वो पीछे हो गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो फ्रंट फुट डिप्लोमेसी हो रही थी, वो बैकडोर डिप्लोमेसी में चेंज हो गई। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब जो मौक़िफ़ अमेरिका का था, वो अब ईरान लेने पर मजबूर हुआ और अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो क्या आप यहाँ पर समझते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान ने भी वो जो एक विंडो आई थी नेवल ब्लॉकेड से पहले, उसे मिस किया है? जी, इसमें देखिए ऐसी मुज़ाकरात में तो टाइमिंग ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरा ख्याल है ईरान नहीं तवक्को कर रहा था कि काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका करेगा, नंबर 1। और काउंटर ब्लॉकेड अमेरिका को निस्बतन एक तरफ इकोनॉमिकल पड़ रहा है और एक तरफ महंगा पड़ रहा है। इकोनॉमिकल इसलिए पड़ रहा है कि वेपन्स फायर नहीं कर रहा, उसकी जो स्टॉक पाइल्स है वो बच रहा है। महंगा इसलिए पड़ रहा है कि ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली अप जा रही हैं क्योंकि क्योस है पूरी इंटरनेशनल मार्केट में भी कि क्या होगा। तो ईरान के ने भी एक न्यू फाउंड रियलिज्म जरूर किया है कि उसकी जो बार्गेन सिर्फ स्टेट ऑफ हॉर्मुज करके ब्लॉक करके ऑलमोस्ट 4% तेल जिसको वो कंट्रोल करता था 20% तक तो कर लिया, लेकिन काउंटर ब्लॉकेड से उसको भी असर हुआ है। तो आई थिंक जैसे मैंने पिछले जुमले में आखिरी में कह रहा था कि सिर्फ जो वेपन्स हैं वो बर्न आउट नहीं होते, ह्यूमन बींग्स इंसान भी बर्न आउट होते हैं। जो इनका जॉर्ज फोर्ड बैरी जहाज बैरी एयरक्राफ्ट कैरियर जो भी वापस बुलाया गया 309 दिन के बाद वो अमेरिका जा रहा है वापस, जो कि 10 महीने बनते हैं ऑलमोस्ट। तो 10 महीने जरा विजुलाइज करें, उनकी फैमिलीज हैं, उनका डिस्कनेक्ट है, तो एक इमोशनल एलिमेंट भी फौज के लड़ने में होता है कि आप लिमिट तक लोगों को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसके बाद बर्निंग शुरू हो जाती है ह्यूमन बींग्स की भी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। आयशा साहिबा, ये फरमाइए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये गैर संजीदा रवैया है, उसमें वो सिर्फ अपने मुखालिफिन को नहीं बल्कि जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी बड़ा ऑफेंड करते रहे हैं। अब उन्होंने कल जो ऐलान किया फौजें वापस बुलवाने का, उस पर नेटो की तरफ से अब जवाब तलबी भी हो गई है। जो नेटो हुकाम है वो कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों वापस बुलवाई है जर्मनी से फौजें। तो क्या लगता है आपको इसका मुस्तकबिल अब क्या होगा? ये नेटो इत्तेहाद रहेगा या ये सिर्फ नाम का रहेगा या रहेगा ही नहीं, क्या होगा? देखिए, नेटो के हवाले से जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, वो तो उनके इलेक्शन के ज़माने से ही इस दफ़ा बड़ी क्लियर थी कि वो बार बार इस चीज़ को लेके आते थे कि जो यूरोप को जो जितनी हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, नेटो में सबसे ज़्यादा अमेरिका पैसे लगाता है और बहुत से जो हल्के हैं वो इस बात के सपोर्टर भी हैं यहाँ पे कि हमेशा अमेरिका ने ज़्यादा खर्च किया नेटो पे और मिलिटरीली भी अमेरिका की जो है इनपुट ज़्यादा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डीप इस्टेब्लिशमेंट को देखें यहाँ पे, तो नेटो का इत्तेहाद अमेरिका के लिए ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि अमेरिका के पास उस इलाके में प्रेजेंस की और कोई वजह नहीं। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो बड़े मायूस हैं इन दिनों नेटो से, क्योंकि कोई भी एलाइज जो उनको उम्मीद थी कि जब हम इस जंग में कूदेंगे तो सब के सब मेरे साथ आ खड़े होंगे, और उन ममालिक ने फैसला किया कि वो इस सारे मामले से अलग रहे, तो शायद ये एक प्रेशर डालने की टैक्टिक हो सकती है। और मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरह के उनको सामना है, उनके लिए नेटो को इतनी अहमियत नहीं रखता कि वो उस पर इतने परेशान हो इस जमाने में। सही है। तो जो मैंने आपसे 3-4 सवाल किए उसमें फिर एक सवाल ये भी कि क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेटो हो लेकिन उसमें अमेरिका करना हो? तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका आने वाले वक्तों में जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया।